स्वामी विवेकानंद जी की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। आज हम उनके उन कथनों को याद करेंगे जिनमें उन्होंने हमें बताया था कि भारत की जनता को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसी हो जो हमें पूर्णतः शिक्षित बनाए। वो कहते थे, अच्छी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है। भारत का भविष्य भी काफी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान पीढ़ी इस समस्या का हल किस प्रकार प्रस्तुत करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाश्चात्य भावपत्र और पूर्णतः राष्ट्र विरोधी हमारी ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि से एकदम विसंगत है। ये तो हमें उन अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिली है जिन्होंने हम में कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को दृढ़ता व संरक्षता प्रदान कर सकें। उन्हें समय के परिवर्तन का पूरा ज्ञान था। उन्होंने देश विदेशों में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझा था कि हम भारतीयों को लीक से हटकर कुछ और तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हम प्रचलित परिपाटी से अलग कुछ आत्मसात कर सही मायने में मनुष्य बन सकें। उन्होंने कहा था, समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरू और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी थे। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्जन करते हुए उन्होंने गहराई से इन बातों पर विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थी। अपनी मातृभूमि को अन्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा से मंडित देखना उनकी सर्वाधिक इच्छा थी। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर अध्यात्म से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय परंपरा के अनुसार जब जब संस्कृति और सभ्यताएं अधिपतित हुई हैं, जब जब मानवीय मेधा भ्रमित हुई है, तब तब जीवन की नई दिशाओं की ओर संकेत करने तथा मानव हृदय में शक्ति और विश्वास की लहर भरने के लिए महान मनीषियों का अवतरण हुआ है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक मनीषी थे। उन्होंने स्पष्ट और कभी-कभी लौकिक भाषा में पुरातन भारत से भी अधिक और महत्तर अपने भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अतः आज जब हमारा मन शिक्षा की समस्या से उद्वेलित है, ये उचित ही होगा कि हम स्वामी जी के शिक्षा विषयक विचारों से परिचित हों, क्योंकि हमारी पीढ़ी की इस ज्वलंत समस्या पर स्वामी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन हमारे बालकों की शिक्षा प्रणाली के नियोजन की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। स्वामी जी से कभी पूछा गया था, आज की विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? उन्होंने उत्तर दिया था, क्यों? वो तो आदि से अंत तक दोषों से भरी हुई है। ये बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है? यदि इतना ही होता तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां। देखो ना, लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है, एक क्षेपक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोक गीतों से अधिक महत्व नहीं रखते। एक अन्य अवसर पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की थी
जिसे वो बताया गया था कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है, और उसने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लिए पीट पीट कर अधमरा कर डाला था। यद्यपि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा बहुतों को मालूम है, फिर भी प्रस्तुत संदर्भ में उसकी पुनरावृत्ति उचित है। स्वामी जी ने कहा है, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विचार एक विशुद्ध वेदांतिक धारणा है। इसकी उपलब्धि मानव जीवन के स्तर और गौरव को अत्यधिक परिवर्धित कर देती है। इसकी स्वीकृति निष्ठा और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, और यह आत्मविश्वास पौरुष एवं चरित्र का सार है। यद्यपि ये परिभाषा एक सर्वकालिक सत्य है और सभी लोगों के हित के लिए है, फिर भी आज के इस अलगाववादी युग में, संकीर्ण भावनाओं के युग में ये परिभाषा विशेष महत्व रखती है। स्वामी जी पुनः कहते हैं, शिक्षा है क्या? क्या वो किताबी ज्ञान है? नहीं। तो क्या वो बहुमुखी ज्ञान है? वो भी नहीं। शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति को और उसके प्रवेग को संतुलित एवं लाभप्रद बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सूक्ष्मताओं पर भी पूरी स्पष्टता से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। मोटे तौर पर वे पाश्चात्य विज्ञान को वेदांत के साथ समायोजित करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार दोनों के मिलन से ही विश्व में समृद्धि और शांति का युग आएगा। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जीवन के कठिन और अरुचिकर कार्यों को सहज बना दिया, पर यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने जिस अवकाश की उपलब्धि की है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने कहा है, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वैदेशिक नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से ज्ञान की उन विविध शाखाओं का अध्ययन करें जो हमारी अपनी हैं। साथ ही हम अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। हमें तकनीकी शिक्षा तथा उन सब बातों की आवश्यकता है जिनसे हम उद्योगों का विकास कर सके और नौकरी ढूंढने के बदले अपने पैरों पर खड़े रहकर इन उद्योगों के द्वारा जीविका के लिए यथेष्ट उपार्जन कर सकें तथा दुर्दिनों के लिए कुछ बचा भी सकें। वर्तमान समय में भाषा की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। नई व्यवस्था में अंग्रेजी, अन्य प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत का क्या स्थान होगा? स्वामी जी के उपयुक्त उद्धरण से तथा उनके अन्य लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को महत्व प्रदान किया था। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार करते हुए निवेदिता ने अपने नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है, यदि सभी मनुष्य एक ही भाषा में वार्तालाप करें, एक ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना और समान लक्ष्यों की अनुभूति करना सीखें, यदि सभी को समान शक्तियों के प्रति समान रूप से प्रतिक्रियाएं प्रकट करना सिखाया जाए और उन्हें इसके लिए सक्षम भी बनाया जाए, तभी तो हमारी एकता स्वयंभू बनकर प्रकट होगी और अटूट बनेगी। प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत के विषय में स्वामी जी ने कई अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि वे प्रादेशिक भाषाओं के विकास पक्ष को महत्वपूर्ण समझते थे, फिर भी वे दृढ़तापूर्वक संस्कृत की महत्ता को अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा अधिक मानते थे। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भाषा जीवन के अलग अलग कार्यों की पूर्ति करती हैं, अतएव उनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा की देन बहुत अधिक है। स्वामी जी कहते थे, संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। रामानुज, कबीर और चैतन्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यद्यपि इन महापुरुषों ने निम्न वर्ग को ऊपर उठाया, किंतु उन्होंने
संस्कृत विद्या का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा, बुद्ध तक ने एक गलत कदम ये ले लिया कि उन्होंने जनता को संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित नहीं किया। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं तो वे केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे। और केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें संस्कृति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज भले ही विकसित और उन्नत हो जाए, पर जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं किया जाता, तब तक समाज की विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता। वे भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सर्वोपरि स्थान देते थे। उनका कहना था, संस्कृत पुरातन विद्या का कोश है। वो मानव जाति के सबसे उदात्त विचारों का विग्रह है। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित नहीं है, वे इसकी सशक्तता और गंभीरता का तनिक भी परिचय नहीं पा सकते। ये हमें केवल हमारी प्राचीन महानता का ही ज्ञान नहीं करा सकती, अपितु हम में वो श्रद्धा और आत्मविश्वास भर सकती है जो आज विदेशी प्रशासन और अराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कारण जड़ से हिल गए हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे के पर्याय हैं। विवेकानंद अनेक कलाओं से परिचित थे। गीत संगीत वादन तो वे जानते ही थे, साथ ही लाठी भांजना, कुश्ती और पाक कला में भी वे पारंगत थे। वे इस विषय पर भी हमें अपना सुझाव देना नहीं भूले। एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशिया वासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। कला हमारे धर्म का ही एक अंग है। उन्होंने कलात्मक पात्रों, सुंदर साड़ियों तथा कलात्मक धोतियों की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दीनहीन कृषक की मिट्टी से बनी झोपड़ियों तथा अनाज रखने की कोठियों तक में कला का दर्शन कराया और बताया कि हमारी स्थापत्य कला किसी अनजान कारीगर के सपनों की प्रस्तरमयी विग्रह है। जैसे पश्चिम का आदर्श उपयोगिता है, वैसे ही भारत का आदर्श कला है। स्वामी जी का विचार था कि जापान में पश्चिमी उपयोगिता और भारतीय कला का सुंदर समन्वय घटित हुआ है, जबकि भारत मूर्खतापूर्वक पाश्चात्य उपयोगितावाद का अंधा अनुकरण कर रहा है। वे चाहते थे कि भारत में भी दोनों का सुंदर समन्वय हो। स्वामी जी कहा करते थे कि व्यक्ति के समान राष्ट्र की भी अपनी एक विशिष्ट प्रतिमा होती है और उसके विकास का एक विशेष मार्ग होता है। हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति स्वामी जी के प्रेम का उल्लेख करती हुई भगिनी निवेदिता अपनी मास्टर एज आई सॉ हिम नामक ग्रंथ में लिखती हैं, स्वामी जी के लिए प्रत्येक नवीन वस्तु प्राचीन निवेदन के भाव से शुद्ध की हुई थी। माँ सरस्वती का चित्र आंकना स्वामी जी के मतानुसार उसकी पूजा करना था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना मानो घुटने टेककर रोग और मलिनता के पिशाचों के नाश के लिए प्रार्थना करना था। धार्मिक एकाग्रता की शक्ति के लिए मानवीय मेधा को उसकी चरम पूर्णता के स्तर पर पहुंचा देना उनके विचार से एक आवश्यक तत्व था। वे अध्ययन को तपस्या मानते थे और हिंदुओं की ध्यानोन्मुखता को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धियों में सहायक समझते थे। इस प्रकार शिक्षा स्वयं में की गई साधना और धर्म का एक अंग है। स्वामी जी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर प्रकार के बल को जरूरी मानते थे। अतः वे शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देना भी नहीं भूले। अपने शिष्य के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था, तुम्हें शरीर को खूब शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए और दूसरों को भी इसे सिखाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अब भी डंबल्स के साथ व्यायाम करता हूं? शरीर और मन दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाना होगा।
यदि लोगों को शारीरिक बल बढ़ाने की जरूरत समझा दी जाए तो वे स्वमेव उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे। इस आवश्यकता के बोध हेतु ही आज शिक्षा का प्रयोजन है। स्वामी जी अपने देशवासियों को सशक्त और सबल स्त्री पुरुषों के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने अनेक प्रसंगों में अपनी ये आंतरिक इच्छा व्यक्त की है। मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। मेरी तुमसे सही सलाह है, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने का बल प्रदान करती है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं गरीबी हटाने के प्रयास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी कोशिशें, ये सभी स्वामी जी के विचारों के अनुकूल हैं। इन्हीं कारणों से स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि भारतवासी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, पर वे ये नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक लाभ के लिए अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता से वंचित हो जाएं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था, तुम में एक सुई बनाने की क्षमता तक तो है नहीं और तुम अंग्रेजी की आलोचना करने की धृष्टता करते हो। मूर्ख, जाकर उनके पैरों के पास बैठो और उनसे उन कलाओं, उद्योगों और व्यवहारिकता को सीखो जो जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक हैं। एक अन्य प्रसंग के लिए आवश्यक है, आज की उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। अधिक अच्छा तो होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में मन लगा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी आधुनिक जीवन धारा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के अति संरक्षणशील और कट्टर विचार पोषकों की भांति उसका अकारण विरोध नहीं करते। हाँ, पश्चिम के औद्योगिकरण के दोषों को वेदांत के आलोक द्वारा घटाया जा सकता है, पर समय के चक्र को लौटाना संभव नहीं है। और ना ये उचित है कि आज जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इतने वेग से प्रगति हो रही हो, हम बैलगाड़ी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के युग में वापस चले जाएं। स्वामी जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है, जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सुप्त केसरी तुल्य साहस का विकास नहीं करती, वो भी क्या शिक्षा कहलाने योग्य है। शिक्षा प्रणाली के विषय में स्वामी जी का ये दृढ़ मत था कि प्राचीन गुरु गृहवास की प्रथा को आधुनिक संदर्भ में संशोधित परिवर्तित करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए लागू करना चाहिए। उनका कथन था, छात्र को बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति से संसर्ग में रहना चाहिए जिसका चरित्र ज्वलंत अग्नि के समान पवित्र हो। उनका विचार था, एकमात्र जीवन ही सबसे उत्तम शिक्षक है, क्योंकि पवित्र जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण ही मनुष्य में निहित प्रसुप्त दैवत्य का विकास करता है। उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक प्रतिपादित किया कि यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी और निष्प्रह व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता, तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा। वे चाहते थे कि प्राचीन काल के समान ही सभी विद्यार्थी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है और सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि प्रदान करता है। उसी से अन्य शक्तियां विकसित होती हैं। स्वामी जी श्रद्धा को मूलभूत धर्म मानते थे। श्रद्धा का निर्माण निष्ठा, विनम्रता, पूज्य भाव और संदेह में अडिग रहने वाला दृढ़ विश्वास, इन सब गुणों के एकत्र मेल से ही होता है।
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ये सहज निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी आधुनिक दिखावटी एवं उबाऊ शिक्षा की कामना नहीं करते थे, अपितु उन्हें क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा की अपेक्षा थी। जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवीन प्राण शक्ति का संचार नहीं किया जाता, तब तक भारत के नव निर्माण की दिशा में प्रयत्न करना व्यर्थ है। स्वामी जी कहते थे, शिक्षा का भारतीय आदर्श मन का वो नियंत्रण है जिससे हम उसे जहां चाहें ठीक वहीं लगा सकें। एकाग्रता की प्राप्ति उत्तम तो है, पर जब तक उसके साथ हम में अनासक्ति की भी शक्ति नहीं आती, तब तक संभव है कि वो हमें कठिनाइयों के आवर्त में डाल दे। तथ्यों के संग्रह को नहीं, अपितु एकाग्रता को ही मैं शिक्षा का मूल समझता हूं। यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित करता और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संग्रह कर लेता। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रणाली में शिशु के व्यक्तित्व के प्रति जो सम्मान का तथ्य पाया जाता है वो अभी आरंभ हुआ है, जबकि भारतीय वेदांत कल्पनातीत काल से इस तथ्य से परिचित था। उस समय शिक्षा यथासंभव व्यक्तिपरक थी। सारा ज्ञान मनुष्य में ही निहित है। यही क्यों एक बालक में भी समग्र ज्ञान प्रच्छत्र रूप से विद्यमान है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो उस प्रच्छत्र ज्ञान की अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर कर दे और अपने विद्यार्थियों को यह सिखा दे कि अपने हाथ, पैर, नेत्र और कानों का समुचित उपयोग करने के लिए वे किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम लें। स्वामी जी ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते थे। वे कहते थे, भारतीय समाज में बौद्धिक वर्ग को एक सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त है, पर प्रत्येक सुविधा के साथ उत्तरदायित्व का भाव भी भरा हुआ है। इस संक्रांति और उतार चढ़ाव की अवधि में ही भविष्य अपना रूप निर्मित करेगा। अतः इस देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वो आत्मविश्वास के लिए ज्ञान का अर्जन करे और उसका दान उन लोगों को भी दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है। कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हम ज्ञान से भी मूल्यवान और किस वस्तु का दान कर सकते हैं? क्रिया मूलक और सृजनशील ज्ञान के दान से दाता और पात्र दोनों का ही उत्थान होता है। इसी दान के माध्यम से भारतवर्ष उस गौरवमय युग को प्राप्त कर सकता है जिसके अवतरण की घोषणा स्वामी विवेकानंद कर गए हैं। स्वामी जी समाज में एक सर्वमान्य नेता की जरूरत को महसूस करते थे, जो अनपढ़ जनता को राह दिखाए, जिन्हें लोग बिना किसी संदेह और प्रश्न के मान लें। प्रजातांत्रिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देशवासी सुशिक्षित हों, विवेकवान हों और अच्छे बुरे का चयन खुद कर सकें। तब तक उन्हें नेतृत्व देने वाले किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। पिछड़ी हुई जनता के लिए स्वामी जी अधिनायक तंत्र के महत्व को पूरी तरह समझते थे। वे कहते हैं, जब शिक्षा के प्रसार के साथ हमारी देश की जनता अधिक सहानुभूति और उदार बनेगी, जब वो अपने विचारों को संप्रदाय या पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालना सीखेगी, तब कहीं संघबद्ध प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसलिए अभी इस समाज के लिए एक अधिनायक का होना आवश्यक है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। कालांतर में हम साधारण मतदान के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे। स्वामी जी भावी भारत के बारे में पूर्णतः आशान्वित थे। उनका मानना था कि भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा कई गुना महिमा मंडित होने वाला है। वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई हैं। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है।
मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था। पर इसका उपाय क्या है? विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं, और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक